1 फरवरी 2022 को संसद में बजट 2022-23 पेश किया गया हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और फ्रेंड्स, ये जो बजट वाला टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद जितनी भी बातें कही गई हैं 2022-23 बजट में उसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी ने। हमारे देश की महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 2 बार। संसद में फ्रेंड्स 2 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, जिसमें कि किसी भी पेपर का यूज़ नहीं हुआ है, बिल्कुल डिजिटल माध्यम से बजट को पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स 2022 में ये दूसरी बार पेश किया गया है और इससे पहले 2021 में पेश किया गया था पेपरलेस बजट, मतलब पहली बार 2021 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2022-23 के लिए। बजट 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 फरवरी। 1 फरवरी को फ्रेंड्स केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। किसी भी अनुच्छेद में मतलब फ्रेंड्स संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपने याद रखना है। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हिंदी में बोलेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। ये 2 शब्द प्रयोग हुए हैं फ्रेंड्स, मतलब ये शब्द प्रयोग हुआ है बजट की जगह संविधान में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में फ्रेंड्स वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है संविधान में, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, ये तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब हम बजट 2022-23 जो है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए बजट का जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी रखे हैं, तो इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बजट के बारे में, बजट 2022-23 के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी पर क्या बात कही गई है हमारे देश की जो महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण जी ने डिजिटल रूपी यानी कि डिजिटल रुपया कहा है। आगे हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाले आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विकास दर पे क्या बात कही गई है बजट 2022-23 में। तो बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है भारत का विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि आयकर के बारे में क्या बात कही गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है। इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत मिली है और ना ही आयकर स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि रक्षा क्षेत्र में क्या बात कही गई है। तो वित्त मंत्री ने कहा है रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी इस पैसे से देश की ही रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। अब हम जान लेते हैं पीएम आवास योजना के बारे में क्या बात कही गई है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है डिजिटल यूनिवर्सिटी पर हम देख लेते हैं हमारे देश की जो महिला वित्त मंत्री है इन्होंने क्या कहा। वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। ये आपने याद रखना है। अब हम जान लेते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में क्या बात कही गई है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये 18% से घटाकर 15% किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया है। अब हम जान लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या बात कही गई है। पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम जान लेते हैं एलटीसीजी टैक्स के बारे में क्या कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ के रुपए के बीच है उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया गया है। किसी भी एलटीसीजी टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। हम जान लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के बारे में क्या बात कही गई है। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जा रही है। अब हम जान लेते हैं नौकरियों के बारे में क्या बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। बजट के दौरान विकास के 4 पिलर की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं। इसमें 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट ड्यूटी पर क्या बात कही गई है बजट 2022-23 में। कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब हम जान लेते हैं 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या बात कही गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा 2023 में शुरू होगी और साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि 2025 तक देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा है। और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा और PPP मॉडल से रेलवे का विस्तार भी किया जाएगा। नेक्स्ट जो बात कही गई है वो कही गई पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास। वित्त मंत्री ने इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जान लेते हैं राजकोषीय घाटा के बारे में क्या बात हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9% था और 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। जान लेते हैं वर्चुअल डिजिट एसेट के बारे में क्या बात कही गई है। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तराशे और पॉलिश हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना पीएम विकास पहल को शुरू किया जाएगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों यानी कि MSME की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है बजट 2022-23 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? आंसर इसका ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी। और मैंने आपको बताया हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा और मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये होता है बजट में। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स 1 फरवरी 2022 को जो बजट पेश किया गया हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, ये इनका लगातार चौथी बार बजट पेश करना था। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी 3। हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? आंसर इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए चमड़े का थैला। चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ होता है। और बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी फ्रेंच। फ्रेंच भाषा से फ्रेंड्स बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया था, ये आपने याद रखना है। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन मथाई। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? सही आंसर है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। और इन्होंने 10 बार संसद में बजट पेश किया और इनके पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। पहले बजट पेश किया जाता था। अगला क्वेश्चन, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? आंसर है ऑप्शन ए 1 फरवरी को। 1 फरवरी को फ्रेंड्स 2017 के बाद बजट पेश किया जाने लगा संसद में। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट अंतरिम बजट को कहा जाता है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी बजट के बारे में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दे दी बजट 2022-23 के बारे में। और फ्रेंड्स